हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ, वो तो मैं हर वीडियो में करती हूँ, है ना। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। स्पेशली अगर आप क्लास 11th में हैं और अभी तो आपने जस्ट पढ़ना ही स्टार्ट किया है, मतलब ऑर्गेनिक पढ़नी ही स्टार्ट की है, तो आप स्टार्टिंग से अगर ये पॉइंट फॉलो करते हैं तो इट विल इमेंसली हेल्प यू अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाने में। देखो होता क्या है कि ना, हर सब्जेक्ट के मुझे लगता है कि थोड़ा अलग तरीका होता है पढ़ने का। जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, फिजिकल का तरीका भी थोड़ा अलग ही होगा। बट आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर आई हूँ। देखो मैंने नोटिस किया है कि क्योंकि मैं खुद इतने बच्चों को पढ़ाती हूँ और इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी, क्या कि बच्चे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फंसते हैं, है ना। इतना डर जाते हैं कि भाई होपलेस ही हो जाते हैं कि भैया इसका तो कुछ नहीं होना, हमसे तो होनी ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो यार, 2-4 रिएक्शन रट के आओ और पेपर में लिखो और चुपचाप पास हो, बला टली। तो बला टली वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए, है ना। और वो प्यार कैसे होगा, तो इसके लिए आप मेरे सारे पॉइंट ध्यान से सुनना। और हाँ, आज भी आपको कॉपी पेन लेके ही बैठना है। क्यों? क्योंकि देखो मैं तो बोल के चली जाऊंगी, ठीक है, आप 2 दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, तो आपको एक नोटबुक में इसको प्रॉपर नोट करना है। और मैं भी सारे पॉइंट आज नोट करके ही लेकर आई हूँ, बिकॉज भूल जाती हूँ, ठीक है। तो आपने भी सारे पॉइंट्स नोट करने हैं और इनको दिल से फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो हमेशा हम कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, नहीं, नाम में ही सब कुछ रखा है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो ऑर्गेनिक में ना आपको कोई भी रिएक्शन जब वो देंगे या कोई भी क्वेश्चन देंगे तो ऐसे बोलेंगे कि एसीटोन का ये है, मिथेनल, इथेनल जो भी है। अब आपको पता ही नहीं है कि नाम क्या है, तो आप क्या ही कर लेंगे, है ना। आपको कितना भी कुछ आता हो, भाई नाम से ही तो आप आगे स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में सोचना। तो आपको सबसे पहले काम जो करना है वो ये कि आपको IUPAC नेम्स और कॉमन नेम्स दोनों याद करना है। अब देखो कॉमन नेम्स का क्या रहता है कि कॉमन नेम्स में आता है आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, अलाइल, विनाइल, नियो, ये वाले नाम, ठीक है, बेंजाइल। तो ये कब कहाँ लगाने हैं इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दे दूंगी, और वहाँ से आप जाके देख लेना या कहीं से भी देख लेना। कहने का मतलब ये है कि आपको IUPAC नेम तो आने ही चाहिए, है ना। उनके तो आप रूल्स फॉलो कर ही लेते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रोपेनोन से ज़्यादा आप एसीटोन सुनते होंगे, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है। बेंजाइल अल्कोहल ज़्यादा फेमस है। तो जैसे होता है ना, हमारे घर में होता है कि भाई आपका एक स्कूल का नाम होता है और एक आपका निक नेम होता है, बट कई बार आपका निक नेम ज़्यादा फेमस हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका निक नेम है बंटू या व्हाटएवर, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका स्कूल का नेम ज़्यादा घर का नाम फेमस हो जाता है। तो कुछ मॉलिक्यूल के साथ यही हुआ और कुछ मॉलिक्यूल के घर के नेम यानी कि उनके कॉमन नेम बहुत फेमस हो गए, है ना। तो आपको IUPAC नेम भी आने चाहिए और कॉमन नेम भी आने चाहिए। IUPAC नेम के कुछ रूल्स होते हैं, एटलीस्ट फंडामेंटल रूल आप एक बार रिवाइज करो, उनके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस करो, है ना। आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया नेम्स का होना चाहिए। अच्छा, अब जो कॉमन नेम है ना, उसमें बहुत सारे नेम शामिल होते हैं, बट 11th-12th के बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट नेम है उसका मैंने एक PDF तैयार कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना और हो सके तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के चिपका देना अपनी दीवार पर, ठीक है। मुंह पे नहीं, अपने दीवार पर चिपकाना है और बार बार उसको रिवाइज करना। तो पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या है, नाम में ही सब कुछ रखा है, ठीक है ना। दूसरा रूल क्या है, अब मैं खुद नोट्स बना के आई हूँ आज। दूसरा है कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना फंडामेंटल्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में फंडामेंटल ही होते होंगे वैसे, तो आपको ये फंडामेंटल्स भाई आने ही चाहिए। अगर आप 12th में है ना और ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है 11वीं में GOC नहीं पढ़ी, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन नहीं पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं यार, 12th का क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। रटोगे भैया, कितना रट लोगे, ठीक है, 2-4 रिएक्शन तो नहीं है ना कि भैया रट के निकल लिए भाई। ह्यूज सब्जेक्ट इज वेरी ह्यूज। मुझे लगता है मुझे खुद भी अभी तक पूरा नहीं आया है, शायद किसी को आया ही नहीं होगा, है ना, जबकि इतना पढ़ने के बाद भी। तो भाई सब कुछ करने के लिए ना ऑर्गेनिक में पहले आपको फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप 11th में हैं तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप अपने फंडामेंटल्स पे बहुत टाइम दे सकते हैं, जिनको बोलते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। क्लास 11th में जो आपका चैप्टर भी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम
फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड टेक्निक शायद होता है, ऐसा कुछ नाम होता है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट जो भी है आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। जैसे बॉन्ड की क्लीवेज कैसी होती है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, या रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, या कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी मुझे कैसे पता चलेगा। जो मैं रीअरेंजमेंट के ऊपर एक वैसे वीडियो भी सोच रही हूँ बनाने की, रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। मैंने फंडामेंटल्स के ऊपर ऑलरेडी ना वीडियो बनाई हुई है वैसे, अगर आप मेरे चैनल में देखें। बात मेरे चैनल की भी नहीं है, बात आप कहीं भी देखें, जहाँ भी आपको समझ आ रहा है, जहाँ भी आपको टीचर अच्छा लग रहा है, बट आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें। 11th में है फिर तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, शुरू से शुरू हो जाओ। 12th में हो तो भाई कई बार 12th वाले बच्चों को लगता है कि यार अब काहे को वेस्ट करना है 11वीं में, काहे को दिमाग खराब करना है, चुपचाप 12th करते हैं ना, 12th का करते हैं। भैया नहीं होगा, आप भाई एक दिन ना कोई हॉलीडे लगा लो, कोई संडे को टाइम मिले आपको, या जिस दिन 2-3 दिन छुट्टियां इकट्ठे आ जाएं, या एक रात ही लगा लो यार, ठीक है, और उस दिन बैठ के ना पूरा जीव से पढ़ो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऑर्गेनिक को ढंगा करना है तो, वरना रटोगे तो फिर कितना ही रट लोगे भाई। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेक प्रॉपर नोट्स। तीसरी बात देखो भाई, मेरे साथ एक गलती हुई थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं क्लास में पढ़ती थी तो मेरे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे ऑब्वियसली, तो जब वो क्लास में पढ़ाते थे ना तो वो भी बहुत कुछ बोल जाते थे कि ये रिएजेंट, वो रिएजेंट, ये वो, सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही ठीक है घंटे में दे दी। अब मेरे को क्या लगता था, मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था उस टाइम पर। मुझे लगता था कि यार अरे ठीक है ना, सर ने बोला है कि ब्रोमीन CCl4 ये करता है, ब्रोमीनेशन याद, मेरे को याद रहेगा, इतना आसान सा तो है, मैं थोड़ी भूल जाऊंगी, मुझे सब याद रहेगा। बट नहीं याद रहता भाई। जब 4-5 दिन बाद या चलो 15 दिन बाद जब आप दोबारा उस चीज़ के टीचर आपसे पूछता है ना, आपको पता ही नहीं होता, तो फिर भाई बहुत बेइज्जती होती है। बेइज्जती तो छोड़ो, आपको लॉस लगता है कि अरे तो लॉस हो गया मेरा। तो जब भी आप क्लास में बैठते हैं, कोचिंग में बैठते हैं या जहाँ भी बैठते हैं, जैसे भी बैठते हैं, जो भी करते हैं, तो उस टाइम पे ना जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भाई नोट्स आपको बनाने हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल 10-12 कलर के पेन ले लेने हैं, बट आप जितने सुंदर नोट्स बना सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, आप जितने सुंदर नोट्स बना सकते हैं आपने उतने सुंदर नोट्स बनाने, मतलब कम से कम इतना तो ढंग का बना लो कि आप खुद पढ़ सको उसको, है ना। मतलब ऐसे तो नोट्स बना लो कि मन कर जाए पढ़ने का, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि यार खुद को ही नहीं अच्छे लग रहे, मतलब अपने ही नोट्स बनाया हुआ आपको पसंद नहीं आ रहा तो किसी को दूसरे को तो क्या ही पसंद आएगा। तो एक नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं। आप जब क्लास में बैठते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको ना ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि यार ये तो आसान है, मुझको आता है, मेरे को मतलब याद रहेगा। कुछ याद नहीं रहता भाई, कुछ याद नहीं रहता। तो एक प्रॉपर नोट्स ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक बार प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो आप बार बार 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद उसको बार बार रिवाइज करेंगे। और मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताती हूँ कि नोट्स ना आपके सच्चा साथी होता है। आपका सच्चा साथी कोई नहीं है। एक स्टूडेंट का सच्चा साथी उसका नोट्स है। ठीक है, आपके फ्रेंड हैं, पेरेंट्स हैं, सब हैं, सच्चे ही साथी हैं बाकी, बट अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं। तो इस सच्चे साथी को अच्छे से बनाना, ठीक है। अच्छा, अब ये कई बार बच्चे कहते हैं कि हम तो कोचिंग ही नहीं जाते, हम तो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो भाई ऐसा है, आपके पास NCERT है ना, NCERT से बढ़िया तो क्या ही हो गया, NCERT तो गॉड है, ठीक है, केमिस्ट्री की। तो NCERT खोलो और जो आपको चैप्टर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि आप हेलो अल्कोहल फिनोल ईथर के नोट्स बना रहे हो, तो NCERT तो आपके पास है ना, इसी के शॉर्ट नोट्स बना लो, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको लिखते जाओ। बट आपने नोट ज़रूर बनाने हैं। कोचिंग के टीचर के बना रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोचिंग में नहीं जाते हो, कुछ नहीं करते हो, तो फिर केमिस्ट्री के आपकी जो NCERT है इसके नोट्स बना लो। हाँ, एक और बात भाई, आपके नोट्स में कुछ हो ना हो, NCERT में जो लिखा है ना वो तो पक्का होना चाहिए। मतलब NCERT तो नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है बट नेसेसरी है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। इसमें जितनी बातें लिखी हैं वो तो आपके नोट्स में पक्का होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शंस के बारे में। देखो, ऑर्गेनिक में ना कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। बेसिकली मैं इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर देती हूँ, एक होती है थ्योरी पार्ट और एक होती है रिएक्शन पार्ट। अभी थ्योरी पार्ट का क्या रहता है कि टीचर ने क्लास में समझाया, आपको समझ आ गया, ठीक है, बात आपको समझ आ गया और आपने 1-2 बार याद की, समझा। देखिए, समझी हुई चीज़ को ना बहुत बार नहीं रटना होता। आपने समझ लिया ना एक बार, तो आप थोड़ा गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा, है ना, अगर आपका ठीक ठाक दिमाग है तो।
रिएक्शन के साथ ऐसा नहीं है। क्यों भाई? रिएक्शन के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो फेस करी, जो मैं बच्चों को देखती हूँ फेस करते हैं बच्चे, वो ये कि रिएक्शन आप समझ भी ले, आपने समझ लिया, आपने मैकेनिज्म भी समझ लिया, आपने सब समझ लिया, द प्रॉब्लम इज कि वो हफ्ते बाद छू मंतर हो जाती है। मतलब छू मंतर, मुझे गाना याद आ गया था एकदम से, सॉरी, ठीक है, तो एकदम से छू मंतर हो जाती है। तो अब क्या करें? रिएक्शन कैसे याद करें? ये तो मेन प्रॉब्लम है ना आपका, रिएक्शन कैसे याद करें? तो बहुत सिंपल सी बात है, रिएक्शन याद करने के लिए बार बार रिवाइज करो। अब आप बोलोगे अरे ये आपने नया क्या बताया, ये तो सब बता रहे हैं। सब बता रहे हैं क्योंकि ठीक बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, इसीलिए सब है, सही बात बता रहे हैं, सही ही तो है। तो रिएक्शन का देखो, एक काम आप कर सकते हैं कि रिएक्शंस को एक जगह, जितने भी आपका चैप्टर में रिएक्शन है, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हैं, आप उनको एक जगह लिख लो, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप एज अ फ्लो चार्ट रिएक्शंस को याद कर ले। तो मेरा अगला पॉइंट यही है कि आप फ्लो चार्ट बनाएं। कैसे बनाते हैं फ्लो चार्ट? देखो, जैसे मान लो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे फ्लो चार्ट्स हैं, मैंने बनाए हैं। मैं बच्चों को ऑफलाइन सेंटर में जब मतलब पढ़ाती हूँ तो मैं ये दे देती हूँ, इसका PDF मैं आपको भी सेंड कर दूँगी। और अदरवाइज मैंने फ्लो चार्ट के जो वीडियो बनाए हैं उनमें ऑलरेडी मैंने PDF ग्रुप पे भेजा हुआ है, ठीक है, मतलब लिंक उसका सेंड किया हुआ है। तो देखो, जैसे ये है ना अल्कोहल, अब देखो ये बीच में अल्कोहल आ गया। अल्कोहल की आप प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं और ये प्रॉपर्टीज है, आप ये खुद भी बना सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ये पता नहीं आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो प्रिपरेशन रिएक्शन और प्रॉपर्टीज, तो ये रिएक्शंस आपने लिख ली है ना। अब आपने ना, अब देखो ये रिएक्शन हो सकता है आपके 20-25 पेज पे होती, अलग अलग फैली होती, बट आपने इसको एक जगह पे लिख लिया। क्या फायदा हुआ एक जगह पे लिखने से? क्यों बना रहे हैं फ्लो चार्ट, कहीं को कर रहे हैं इतनी मेहनत? अब ध्यान सुनना, देखो होता क्या है कि जब आप, जिस दिन आपका एग्जाम होता है, यूटी हो या हाफ ईयरली या वटएवर, बोर्ड हो, जेई, जो भी हो आपका एग्जाम, तो जब भी आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, भाई आप इतना सारा नोट्स कैसे पढ़ लेंगे, इतनी सारी रिएक्शन आप कैसे याद कर लेंगे? इतना बड़ा नोटबुक होता है, आप कैसे याद कर लेंगे? तो उसका यही एक सोल्यूशन है कि आप छोटा कंसाइज मैनर में रिएक्शंस लिख लें, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस लिखी हुई हैं, अल्कोहल, ईथर, एनिजोल। तो मेरा तो राइटिंग भी छोटा, तो मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाने हैं और इनको कहीं पे चिपका देना है। अब जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं या कहीं पे चिपका दो और बार बार इनको गो थ्रू करो। होगा क्या कि जैसे एग्जाम से एक दिन पहले है तो आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, पर रिएक्शन का फ्लो चार्ट तो पढ़ सकते हैं। फ्लो चार्ट इज लाइक अ मैप, ये मैप है, ये आपको बताता है कि इस रिएजेंट से ये बनता है तो इस रिएजेंट से ये बनता है, ये आपको डिफरेंस बताता है। तो एक मैप आपके सामने होगा ना, तो आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको मतलब शायद बता भी ना पाऊँ कि मैंने खुद ये नोटिस किया है जब मैंने बच्चों को फ्लो चार्ट दिए कि फ्लो चार्ट कितने इमेंसली हेल्प करते हैं कन्वर्जन्स करने में, रिएक्शंस को करने में। तो फ्लो चार्ट पक्का बनाना, ठीक है, ये एज अ मैप की तरह काम करते हैं, लास्ट डे रिवीजन के लिए बेस्ट हैं, ठीक है। और आपको सारे रिएजेंट, सारी कंडीशंस वगैरह एक ही साथ मिल जाती हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, डोंट स्किप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है ना, ये वाली, या फिर आपके जो इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं बीच में भी होते हैं ना, और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें नहीं भूलना, इनकी जम के प्रैक्टिस करो। भाई बहुत मस्त बना रखा है बनाने वाले ने एनसीईआरटी को, और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत मस्त हैं, अच्छे लेवल के हैं, मतलब ठीक है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करने, ये ज़रूर करने हैं, इनको लाइटली नहीं लेना। बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं, पर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो अब आपने फंडामेंटल्स पढ़ लिए, नोट्स भी बना लिए, बट इतने से तो नहीं चलेगा ना, तो आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नहीं है आपके पास कोई असाइनमेंट तो एनसीईआरटी के कर लो भाई, एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लो, पर कहीं से तो स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपको नोट्स बनाने पे और ये सब कहाँ इन चीज़ों पे देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास अच्छा हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक बात बताना चाहती हूँ कि भाई कई बार ना बच्चे एकदम से एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं या हाई लेवल के लगाने लग जाते हैं, अब निकलते नहीं है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, सब्जेक्ट की सही नफरत हो जाती है। ऐसे नहीं होता भाई, आप पहली सीढ़ी चढ़ के ही तो दूसरी चढ़ेंगे ना, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। अगर आप पहली सीढ़ी को बोलेंगे नहीं यार मेरे को ही चाहिए, मैं तो सीधा 5वीं में चढ़
जंप करूँगा, तो टांग तुड़वा लेंगे और कुछ नहीं होगा, है ना। तो टांग नहीं तुड़वानी है आपको मतलब आपको ग्रेजुअली अपना लेवल इंक्रीज करना है। पहले बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व करने, लेवल 1 जैसे कई बुक्स में जैसे लेवल दिए होते हैं, जैसे MS चौहान सर की बुक है उसमें एलिमेंट्री जो वाली बुक आती है उसमें लेवल्स होते हैं। तो आपको पहले थोड़ा कम लेवल का सॉल्व करना है, फिर थोड़ा लेवल, ग्रेजुअली अपना लेवल बढ़ाना है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है, कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स। देखो आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, आपने फ्लो चार्ट बना लिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत प्यारे बनाए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, बट इतना इनफ नहीं है, बना के रख नहीं देने हैं, आपको बार बार उन को रिवाइज करना है। तो एक फ्रीक्वेंसी बांध लो कि अगर मेरा ये चैप्टर क्लास में हो गया, हेलो एल्केन हो गया, तो मेरे को इसको दोबारा ना 15 दिन बाद एक बार रिवीजन देनी है। भाई क्या ही है, नोट्स पकड़ो, आधा घंटा, चलो 1 घंटा जो है आपने अपने नोट्स दोबारा गो थ्रू करने हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ ना आपका भेजे में जो आपने स्टोर किया है ना वो फीका पड़ जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे निकलने लग जाएगा, है ना। तो वो ना निकले और वो रिटेन रहे, तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आप रिवाइज करते रहो। भाई चाहे रिएक्शन हो चाहे थ्योरी हो, हर चीज़ रिवीजन मांगती है। आप अगर ये मान लेते हैं ना कि मैंने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, मुझे याद हो जाना चाहिए, तो आप बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं होता। रिवीजन हर किसी को करनी पड़ती है, कोई शुरू से प्रो नहीं होता, वो बनना पड़ता है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहो, बार बार नोट्स रिवाइज करते रहो। आई थिंक मैंने सारी बातें कर ली हैं, जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत खुशी मिलेगी आपकी हेल्प करके। और टिल देन बाय।